हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द रेडियंस ऑफ यूट्यूब चैनल में। चलिए आज फिर एडवर्ड एल्बर्ट की दुनिया में वापस चलते हैं। कुछ चैप्टर्स डिस्कस किया था मैंने लिटरेरी फीचर वगैरह के बारे में, एलिजाबेथन पीरियड, विक्टोरियन पीरियड। टुडे विल टॉक अबाउट द एज ऑफ मिल्टन, जो कि मिल्टन सिलेबस में हैं टीजीटी वाले। और मेरा मानना ये है कि किसी राइटर के बारे में पढ़ने से पहले उसका हिस्टोरिकल, सोशल, लिटरेरी बैकग्राउंड अगर हम जान लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। कभी भी कोई पर्टिकुलर राइटर अगर सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल उस राइटर के बारे में और उसकी रचनाओं के बारे में आएगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या सोशल बैकग्राउंड से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, और ना भी बने तो आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है जब कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो जब आपको उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन रहती है तो आप एक सही अंदाज़ा लगा पाते हैं, अगर वो नहीं है तो मुश्किल हो जाती है। खैर, शुरुआत करते हैं एज ऑफ मिल्टन की, एडवर्ड एल्बर्ट की बुक से। नई वाली बुक है, नई वाली प्रिंट, इसलिए कुछ चीज़ें थोड़ी अलग नज़र आएंगी इसमें, जैसा कि वो डिज़ाइन ऊपर नज़र आ रहा है चैप्टर 6 के नीचे। द एज ऑफ मिल्टन, टाइम चार्ट आप देख लें। इस एज में किस किस राइटर को रखा है एल्बर्ट ने। काउले हैं, नाम सुना होगा, अब्राहम काउले। अच्छा, ये मत कहिएगा कि मिल्टन के बारे में बात करिए तो काउले के बारे में क्यों बात करना शुरू कर दिए। यही है तरीका डिस्कशन का, जिसमें एक के बहाने कईयों की बात हो जाए और कई सारी इन्फॉर्मेशन दिमाग में आ जाए। अब्राहम काउले, ये वो नाम है। ही वॉज अ मेटाफिजिकल पोएट, जिसके बारे में बात करते वक्त सैमुअल जॉनसन, जिसको डॉक्टर जॉनसन बोलते हैं, उसने जो है मेटाफिजिकल पोएट वर्ड का यूज़ किया था। आगे हम बात करेंगे, शायद आएगा भी लाइव्स ऑफ पोएट्स में। तो अब्राहम काउले, हर्बर्ट, जॉर्ज हर्बर्ट, ये भी ऑब्वियसली मेटाफिजिकल पोएट हैं। हैरिक कौन है पता चलेगा आपको, कैवलियर पोएट में नाम आएगा। मिल्टन हिमसेल्फ, ब्राउन, देन क्लैरेंडॉन, देन टेलर, देन हॉब्स। टाइम पीरियड देखिए, शुरू में यहाँ दिया है 1620 से लेकर के 1680 तक, मतलब नियर अबाउट 17th सेंचुरी की बात हम कर रहे हैं। जब हम एज ऑफ मिल्टन, 30 साल का जो वो समय है, वो एक टर्मोइल, एक काओस का जो समय था। क्या था, कैसे था, क्यों था, विल टॉक अबाउट इट। द एंटायर पीरियड कवर्ड बाय दिस चैप्टर इज डोमिनेटेड बाय द सिविल वॉर, है ना। पूरा पीरियड जो इस चैप्टर में जिसके बारे में बात करनी है, 1630 से 60 की बात कर रहा है। उस समय सिविल वॉर समझते हैं ना, इसको गृह युद्ध कहा जाता है ना, जो किसी देश के भीतर ही आपस में लड़ाई होती है, दैट इज सिविल वॉर। The entire period covered by this chapter is dominated by the civil war. The earlier years are marked by the quarrels and alarms which led up to actual hostilities in 1642. तो शुरुआती सालों में जो लड़ाइयाँ शुरू हुई और अल्टीमेटली 1642 में एक बड़ी हॉस्टिलिटी आई निकल करके, और फिर जब आप देखते हैं कि चार्ल्स फर्स्ट को बीहेड किया जाता है, उसका सिर कलम कर दिया जाता है। द मिडिल ऑफ द पीरियड इज ऑक्युपाइड विद द स्पैस्मोडिक फाइटिंग। देखिए कितना अच्छा वर्ड यूज, स्पैस्मोडिक फाइटिंग। स्पैज्म समझते हैं, स्पैज्म, जैसे कभी कभी हमारे पैर की पिंडलियाँ क्या होती हैं, अचानक से तन जाती हैं, एकदम जैसे दर्द होने लगता है, फिर नॉर्मल हो जाती हैं, दैट इज स्पैज्म। तो स्पैस्मोडिक फाइटिंग का मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, हाँ, इसको बोलते हैं सेसेंट। एक होता है इनसेसेंट का मतलब जो कंटिन्यूअस होता है, सेसेंट का मतलब जो कंटिन्यूअस ना हो। स्पैस्मोडिक फाइटिंग का मतलब कभी लड़ाइयाँ चल रही, कभी बंद है, कभी चल रही, कभी बंद है। सो द मिडिल ऑफ द पीरियड इज ऑक्युपाइड विद द स्पैस्मोडिक फाइटिंग दैट लास्टेड टिल द एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट इन 1649। यस, तो एग्जैक्ट ईयर जो था चार्ल्स फर्स्ट के एग्जीक्यूशन का, बीहेड होने का,
वो 1649 था। वहाँ 1642 के समय मैंने बोल दिया तो कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जैक्ट ईयर इज 1649। और ये मतलब जो फाइट्स चल रही थी उनके कारण जो है अल्टीमेटली जो मोनार्क था चार्ल्स फर्स्ट, उसको हटा दिया गया और उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया, उसे सज़ा दे दी गई, उसको बीहेड कर दिया गया। एंड द लास्ट पोर्शन कवर्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कॉमनवेल्थ। और लास्ट पोर्शन यानी ये जो अर्लियर, मिडिल और लास्ट में क्या है, कॉमनवेल्थ स्टैब्लिश कर दिया गया। कॉमनवेल्थ एक्चुअली क्या है, एग्जैक्टली क्या है, विल टॉक अबाउट इट लेटर इन दिस चैप्टर। कॉमनवेल्थ की स्थापना कर दी गई। द राइज एंड डिसअपियरेंस ऑफ क्रॉमवेल, और उसके बाद कॉमनवेल्थ की स्थापना। देन हम वो साल देखते हैं जब क्रॉमवेल आया, उसने शासन किया, ओलिवर क्रॉमवेल। और फिर 5 साल का समय क्रॉमवेल का, 1653 से 58। उसकी मृत्यु के बाद, डेथ के बाद जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, द फाइनल रिस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की इन 1660। और ये तो पता ही होगा आपको, रिस्टोरेशन हुआ था चार्ल्स सेकंड का। चार्ल्स बेटा था। चार्ल्स फर्स्ट के समय ही उसको भेज दिया गया था फ्रांस, एग्जाइल पर चला गया था चार्ल्स सेकंड। लेकिन उनके बीहेड होने के बाद क्रॉमवेल आया, क्रॉमवेल ने शासन किया, और उसके बाद फिर क्रॉमवेल के मरने के बाद चार्ल्स सेकंड जो है फ्रांस से वापस आया और उसको फिर से गद्दी मिल गई, तो उसी को कहा जाता है रिस्टोरेशन, जो कि हुआ 1660 में। तो ये देखिए, ये जो तमाम बातें हैं, अब एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बन जाएगी मिल्टन के एरा का, क्या क्या सिचुएशन थी उस समय। लिटरेरी फीचर्स की अगर बात करें, कई सारे पॉइंट्स में दिए हुए, काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, दिमाग में होने चाहिए। पहला है द रिएक्शन ड्यूरिंग दिस पीरियड, द डिक्लाइन फ्रॉम द हाई एलिजाबेथन स्टैंडर्ड इज अपैरेंट इन सेवरल वेज। हाई एलिजाबेथन स्टैंडर्ड, इसके पहले 16th सेंचुरी एलिजाबेथन एरा, शेक्सपियर वाली एरा है ना। एलिजाबेथन एरा के बाद जो है जेम्स सेकेंड के शासन का समय आता है। उसके बाद ये जो समय चल रहा है मिल्टन वाला समय, कह रहा है कि इस समय जो हाई एलिजाबेथन स्टैंडर्ड हुआ करते थे उनमें डिक्लाइन देखने को मिला। किन चीज़ों में, हम बात लिटरेचर की कर रहे हैं, है कि एक पर्टिकुलर एज में जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी बढ़े। फॉर एग्जांपल इन एलिजाबेथन एरा, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे पोइट हुए उस समय, शेक्सपियर जैसा ड्रामेटिस्ट पैदा हुआ, यूनिवर्सिटी विट्स थे और बहुत अच्छी पोएम्स लिखी गई एलिजाबेथन एरा में, तो उनमें डिक्लाइन हुआ। इसमें दिया है सेवरल वेज, उसमें कुछ तरीके दिए हैं, जैसे ए है द आउटपुट स्पेशली ऑफ पोएट्री इज़ मच स्मॉलर, यानी मिल्टन के एरा में पोएट्री का आउटपुट बहुत कम था, पोएम्स बहुत कम लिखी गई। द फैशन इज़ टूवर्ड शॉर्टर पोएम्स स्पेशली द लिरिक ऑफ अ पेकुलियर टाइप। और उसमें भी कह रहा है कि जो कविताएं लिखी गई वो शॉर्टर पोएम्स लिखी गई, छोटी छोटी कविताएं लिखी गई। हाँ, इसमें आप एक्सेप्शन कह सकते हैं कि मिल्टन ने एपिक लिखा, जो कि महाकाव्य था, पैराडाइज लॉस्ट। लेकिन वो कविता जो गाई जा सकती है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लिरिक। देन दूसरा है देयर इज़ अ मार्क्ड डिके इन द एग्जाल्टेड पोएटिक फर्वर ऑफ द प्रीवियस एज। वही है एग्जाल्टेड, कितना अच्छा वर्ड है, एग्जाल्टेड पोएटिक फर्वर। प्रीवियस एज यानी एलिजाबेथन एरा की स्पेशली बात करेंगे हम, उसमें जो पोएटिकल फर्वर था काफ़ी हाई क्लास का, वो कम हो गया। In the new poetry, there is more of the intellectual play of fancy than of passion and profundity. एलिजाबेथन एरा में ऑब्वियस है, वहाँ फीलिंग ज़्यादा थी, इमोशन ज़्यादा थे, पैशन ज़्यादा था।
प्रोफंडिटी थी। लेकिन मिल्टन के एरा में जो पोएम्स लिखी गई उनमें हम इंटेलेक्चुअल प्ले ऑफ फैंसी ज़्यादा देखते हैं, यानी दिमाग से ज़्यादा चीज़ें लिखी गई, दिमाग में फैंसी का अमलगमेशन हो गया, ब्लेंडिंग हो गई और पोएट्री निकल करके आई उस समय मिल्टन के एरा में। एंड especially in prose there is a matured melancholy that one is apt to associate with advancing years। और कह रहा है ख़ास करके प्रोज की अगर बात करें इस समय जो लिखे गए उसमें एक मैच्योर्ड मेलंकली, एक सूनापन मिलता है देखने को, जो कि कोई भी आसानी से उसको एसोसिएट कर लेगा आने वाले सालों में। मतलब जो समय चल रहा था, मतलब उस समय का कैसा प्रभाव था रचनाओं पर, राइटिंग्स पर, that was clearly visible, that matured melancholy present in prose। In prose there is a marked increase in activity which is an almost invariable accompaniment of a decline in poetry। और प्रोज की एक्टिविटी बढ़ी और जिससे कि ऑब्वियस है कि पोएट्री की सिचुएशन डिक्लाइंड हुई। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखिए, द प्रेशर ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। क्या थे प्रेशर? व्यूड फ्रॉम अ ब्रॉड एस्पेक्ट द सिविल वॉर वॉज ओनली अ डोमेस्टिक इंसिडेंट। कह रहा है सिविल वॉर को अगर ब्रॉड एस्पेक्ट में देखें तो वो एक डोमेस्टिक इंसिडेंट था, मतलब घरेलू मामला था in English history, but the very narrowness of the issue intensified the bitterness of the contest। लेकिन कह रहा है कि जो इसके नैरोनेस की बात करें अगर, तो कैसे, मतलब उसके एक कल की क्षुद्र या छोटे स्तर पर जो चीज़ गड़बड़ हुई वो क्या हुई कि इसने कॉन्टेस्ट के बिटरनेस को बढ़ा दिया। ऑब्वियस है, लोग एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलने लगे। It divided the people into two factions, दो भागों में बांट दिया लोगों को, and among other thing vitally affected the literature of the time। और जब इस तरह से लोग बटेंगे तो ऑब्वियस है कि लिटरेचर भी उसी हिसाब से प्रोड्यूस होगा। अच्छा देखिए, लिटरेरी फीचर में एक पॉइंट ही दे दिया मिल्टन के नाम से। In an age which by comparison with the Elizabethan produced relatively few great writers, Milton stands as the one man who may claim a place among the very greatest। Obvious है, अगर मिल्टन को चाहने वाले बुरा न माने तो यहाँ कहने का मतलब एडवर्ड एल्बर्ट का यही है, अंधों में काना राजा, कि अगर एलिजाबेथन एरा के हिसाब से कंपेयर करें तो ऑब्वियस है कि मिल्टन के एरा में बहुत कम चीज़ें, बहुत कम ग्रेट पोइट हुए, तो इसलिए मिल्टन क्लियरली विजिबल हो जाते हैं अपने एरा में और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट कंसिडर किए जा सकते हैं, या कह लें कि उस एरा के तो ग्रेटेस्ट पोइट ये हैं मिल्टन। हिज प्रोज इज अमॉन्ग द फाइनेस्ट कंट्रोवर्शियल राइटिंग इन द लैंग्वेज। और नॉट ओनली अ पोइट, प्रोज भी काफ़ी अच्छा लिखा है इन्होंने। हिज प्रोज इज अमॉन्ग द फाइनेस्ट कंट्रोवर्शियल राइटिंग। अच्छा, फाइनेस्ट कंट्रोवर्सी भी है, मतलब राइटिंग्स में कंट्रोवर्सी भी है, वो फाइनेस्ट कंट्रोवर्सी वाली राइटिंग लिखी इन्होंने प्रोज में। एंड हिज पोइटिक अचीवमेंट हैज़ जनरली बीन कंसिडर्ड टू बी सेकंड ओनली टू दैट ऑफ शेक्सपियर। ये बड़ी बात कही इन्होंने कि प्रोज में तो जो लिखा इन्होंने वो ऑब्वियस है कि वो फाइनेस्ट कंट्रोवर्शियल राइटिंग थी। अगर पोएम की बात करें तो शेक्सपियर के बाद दूसरे नंबर पर हम बात कर सकते हैं मिल्टन की। अच्छा, ये भी देखिए कितनी आश्चर्य की बात है, शेक्सपियर नेवर रोट एनी एपिक। शेक्सपियर रोट ओनली सॉनेट्स, पोएम्स, सम लॉन्गर पोएम्स। लेकिन पोएट्री के मामले में भी शेक्सपियर को ऊपर रखा जा रहा है एंड मिल्टन इज कंसिडर्ड सेकंड टू शेक्सपियर। देन नेक्स्ट पॉइंट है इस एरा में मेटाफिजिकल पोएट्स। मेटाफिजिकल पोएट्स की जब भी बात आएगी तो 17th सेंचुरी आपके दिमाग में होना चाहिए, एज ऑफ मिल्टन आपके दिमाग में होना चाहिए। दिस टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय डॉक्टर जॉनसन। ये पूरा टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स की बात अगर करें, अदरवाइज केवल मेटाफिजिक्स की बात करें तो वो ड्राइडन ने यूज़ किया था, है ना, जब उसने कहा था दे अफेक्ट मेटाफिजिक्स। तो मेटाफिजिक्स वर्ड का यूज़ ड्राइडन ने किया, जॉन ड्राइडन ने। लेकिन मेटाफिजिकल पोएट जो टर्म है इसका यूज़ किया था डॉक्टर जॉनसन ने,
जिसने इस टर्म को किस पर अप्लाई किया था, काउले और डन पर, डन। हाँ, इट डिनोट्स द वर्क ऑफ अ ग्रुप ऑफ पोइट्स हु केम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अंडर डन्स इन्फ्लुएंस। ये टर्म उन्हीं पोइट्स के लिए यूज़ किया गया जो सीधे तौर पर या इनडायरेक्टली डन के इन्फ्लुएंस में दिखते हैं। यूजुअली लिरिकल इन नेचर, दियर वर्क शोज अ सरप्राइजिंग ब्लेंड ऑफ पैशन एंड थॉट। और इनका जो वर्क है वो लिरिकल होता है जनरली, मतलब गाया जा सकता है, और उसमें क्या मिलता है, ब्लेंडिंग मिलती है पैशन और थॉट की। वही जो कहते हैं टी.एस. एलियट दैट दे थिंक दियर फीलिंग एंड दे फील दियर थॉट, है ना। या अगर नेगेटिव वे में देखें तो कैसे बोलते हैं डॉक्टर जॉनसन दैट हेट्रोजीनियस आइडियाज़ आर योक्ड बाय वायलेंस टुगेदर। देखिए ये बड़े फेमस सेंटेंसेस है, ये याद होने चाहिए। सीधे सीधे ऐसे ही पूछ देता है कि कौन किसका स्टेटमेंट है, किसके बारे में है। तो मेटाफिजिकल पोइट्स के बारे में बोलते हैं डॉक्टर जॉनसन दैट हेट्रोजीनियस आइडियाज़, बिल्कुल अलग अलग तरह के आइडियाज़ को जो है बाय वायलेंस, मतलब ज़बरदस्ती ये लोग ब्लेंड करा देते हैं। तो यहाँ जो अगर मेटाफिजिकल पोएट्री के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्या है वो, कि लिरिकल इन नेचर और ब्लेंड ऑफ पैशन एंड थॉट, पैशन और थॉट की ब्लेंडिंग मिलेगी उसमें। दियर पोएम्स आर फुल ऑफ लर्नड इमेजरी। क्या कह रहा है, इमेजरी, बहुत खूबसूरत खूबसूरत अच्छी अच्छी इमेजरी का, जैसे कहीं से सीखा हो उन इमेजरी का यूज़ मिलेगा आपको। स्ट्राइकिंग कंसीट, इसी पर मेटाफिजिकल कंसीट वर्ड आता है। हाँ, मतलब कंसीट वो चीज़ होती है जिसको समझने के लिए आपको काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है। स्ट्राइकिंग कंसीट्स एंड एट दियर बेस्ट रिवील ग्रेट साइकोलॉजिकल इंसाइट। और अगर मेटाफिजिकल पोएट में बेस्ट पोएट्री की बात करें तो उसमें आपको साइकोलॉजिकल इंसाइट रिवील होते दिखता है, मिलता है, समझ में आता है। एंड सटल्टी ऑफ थॉट डेवलप होता है, वो दोनों चीज़ आपको देखने को मिलती है, एक साइकोलॉजिकल इंसाइट और डेवलपमेंट ऑफ थॉट। इन दिस कैटेगरी आर इंक्लूडेड, अब देख लीजिए मेटाफिजिकल पोएट्स में और भी कुछ नाम यहाँ पर याद कर लें, कुछ मालूम होंगे आपको। कौन है, क्रैशॉ, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रैशॉ, जॉर्ज हर्बर्ट, वॉन यानी हेनरी वॉन। हेनरी वॉन एक तरह से एक तरह से ग्रैंडफादर कहे जा सकते हैं चाइल्डहुड के डिपिक्शन में, इन कंपैरिजन टू दिस पर्सन विलियम वर्ड्सवर्थ, हेनरी वॉन। एंड मार्वेल, एंड्रयू मार्वेल। तो ये कुछ नाम हैं। दियर वर्क विल बी कंसिडर्ड इन डिटेल लेटर द चैप्टर। तो ये 4 लिटरेरी फीचर्स रहे, बाकी 2 देखें क्या हैं, 3। द कैवलियर पोएट्स, हर एक का नाम मैंने लिया था शुरू में ही, क्या है, वेयर मोस्ट ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्स वर ऑफ अ रिलीजियस एंड मिस्टिकल कास्ट। The Cavaliers, best represented by Herrick, Lovelace and Suckling, dealt with the themes of love. इसी एरा के पोइट्स हैं ये भी, कैवलियर पोइट्स। कह रहा है कि मेटाफिजिकल पोइट्स की अगर बात करें तो उनकी जो थीम है वो रिलीजियस बेस्ड और मिस्टिकल हुआ करती थी। मिस्टिकल समझते हैं, रहस्यवादी। द कैवलियर्स, लेकिन कैवलियर्स की अगर बात करें तो इसमें इनकी जो थीम हुआ करती थी वो लव हुआ करती थी, जिसमें नाम है हैरिक का, लवलेस का, सकलिंग का। दे फॉलोड बेन जॉनसन इन देयर क्लासिकल रेस्ट्रेंट एंड कंसाइज ल्यूसिडिटी। और उनकी जो पोएट्री है उसमें जो क्लासिसिज्म नज़र आता है, जो क्लासिकल अप्रोच नज़र आता है, क्लासिकल रेस्ट्रेंट नज़र आता है और ल्यूसिडिटी नज़र आती है, ये उन्होंने बेन जॉनसन से पाया था। Their work is simple and graceful in structure and finely polished in style। और इनका जो वर्क है वो काफ़ी सिंपल और ग्रेसफुल देखने को मिलता है और काफ़ी फाइनली पॉलिश्ड मिलता है। कैवलियर पोएट्स की बात हो रही है। देन द एक्सपेंशन ऑफ प्रोज, द डेवलपमेंट ऑफ प्रोज इज कैरिड ऑन फ्रॉम द प्रीवियस एज।
यानी इसके पहले ही एज से शुरुआत हो गई थी प्रोज की। इन स्पाइट ऑफ द हैम्परिंग इफेक्ट्स ऑफ द सिविल स्ट्राइफ द प्रोज आउटपुट वॉज कॉपियस एंड एक्सलेंट इन काइंड। कह रहा है कि सिविल स्ट्राइफ का काफ़ी इफ़ेक्ट रहा और चीज़ें रुकी भी थी, लेकिन फिर भी जो प्रोज का आउटपुट था वो काफ़ी अच्छा रहा और एक्सेलेंट रहा। देयर वॉज अ नोटेबल एडवांस इन द सरमन। देखिए, तो अब इसमें जो है जो प्रोज वर्क निकल कर के आ रहे थे उसमें क्या चीज़ें एक्चुअली थी। सरमन थे, पैम्पलेट्स थे ज़्यादा मात्रा में। सरमन समझते हैं एक तरह से उपदेश वाली स्पीच कह लीजिए। पैम्पलेट्स प्रचार करने के लिए जो होते हैं वर अबंडेंट एंड हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, फिलोसफी एंड मिसलेनियस काइंड्स वर वेल रिप्रेजेंटेड। और इनमें जो कह रहा है कि हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, फिलोसफी और विविध प्रकार की जो चीज़ें हैं उसको काफ़ी अच्छे ढंग से प्रेजेंट किया गया था। इन एडिशन देयर वाज अ रिमार्केबल एडवांस इन प्रोज स्टाइल। और मिल्टन के एरा में प्रोज स्टाइल में काफ़ी एडवांसमेंट देखने को मिलता है। बात अगर ड्रामा की करें तो भाई ड्रामा की हालत ख़राब थी इस समय। मैनी थिंग्स कंबाइंड टू ऑप्रेस द ड्रामा एट दिस टाइम। कई सारी चीज़ों ने मिलकर के काम किया और ड्रामा का एक तरह से डिक्लाइन हुआ इस समय में। चीफ अमॉन्ग दीज वर द सिविल डिस्टर्बेंसेस एंड द स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ऑफ द प्यूरिटन्स। और उसमें क्या था, एक तो सिविल डिस्टर्बेंस, जब लोग ढंग से रहेंगे ही नहीं, आपस में झगड़ा ही करते रहेंगे तो थिएटर जाएंगे कब और ड्रामा देखेंगे कब। एक चीज़ ये थी। दूसरी, प्यूरिटन्स का उस समय बोलबाला था, जो पुरातन पंथी थे प्यूरिटन्स। दे नेवर अप्रिशिएटेड थिएटर, वो उन्हें पसंद नहीं था। इन टेम्पर द एज वॉज नॉट ड्रामेटिक। सिंपल सी बात अगर कल एक लाइन में वही है कि अगर टेम्पर की बात करें तो इसका टेम्पर नहीं था इस एज का कि वो ड्रामेटिक हो सके। एक तरह से कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट टेम्पर वाला था जिसमें एक एपिक भी लिखा गया। It is curious to note that Milton's greatest work, which in the Elizabethan age would probably have been dramatic in form, took on the shape of the epic। वो उसी की बात हो रही है। कह रहा है कि शायद अगर मिल्टन पैदा हुए रहते शेक्सपियर के समय तो जो पैराडाइज लॉस्ट हम एपिक के रूप में देखते हैं वो हमें ड्रामा के रूप में देखने को मिलता। The actual dramatic work of the period was small। तो इस पीरियड में जो ड्रामेटिक वर्क लिखे गए वो काफ़ी छोटे थे। एंड अनइम्पॉर्टेंट एंड द अनइक्वल स्ट्रगल वॉज टर्मिनेटेड बाई द क्लोजिंग ऑफ द थिएटर्स इन 1642। ये पॉइंट है। 1642 में तो बल्कि थिएटर बिल्कुल क्लोज ही कर दिए गए। ठीक है, मिल्टन की बात कभी हम करेंगे। यहाँ देख लीजिए, मिल्टन 1608 में पैदा हुए, 74 में गए, यानी एक्चुअली 17th सेंचुरी शुरुआत में ही और सेकेंड हाफ में निकल लिए 1674 में। तो एक टर्म आया था कॉमनवेल्थ। मैंने सोचा उसके बारे में भी मैं बात कर दूँ एग्जैक्टली आप क्या समझते हैं। कॉमनवेल्थ लिटरेचर जब आप पढ़ते हैं तो आप पोस्ट मॉडर्न एरा में चले आते हैं, लेकिन कॉमनवेल्थ एग्जैक्टली जब इस्टेब्लिश हुआ मिल्टन के एरा में 1642 के आसपास, तो क्या एक्चुअल कंडीशन थी। देखिए क्या लिखा है एग्जैक्टली इसमें जो दिया है उसका समय क्या दिया है, ड्यूरेशन 1649 से 1660। कह रहा है द कॉमनवेल्थ वॉज द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1649 टू 1660। कह रहा है ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का समय था, एक ऐसा समय था जो ये कॉमनवेल्थ एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था जो कवर करता है 1649 से 1660 के समय को। क्या हुआ था इस समय, when England and Wales later along with as a republic after the end of the Second English Civil War and the trial and execution of Charles I। ये वो समय था 1649 से 1660 के बीच। कॉमनवेल्थ क्यों कहा गया, एक तरह से कह सकते हैं कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस, कॉमन थ्रोन यू कैन से। वो समय जब इंग्लैंड और वेल्स, बाद में आयरलैंड भी जुड़ गया और स्कॉटलैंड भी जुड़ गया, तो इनका जो एक मिला जुला ये सब जो साथ में आए और साथ में इनका शासन शुरू हुआ, वही कॉमनवेल्थ के नाम से जाना जाता है। कब ये हुआ था, वर गवर्नड एज अ रिपब्लिक। ये मेन टर्म है कि वेल्स, इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड को एक रिपब्लिक के रूप में गवर्न करना। कब, सेकेंड इंग्लिश वॉर के बाद जब चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट कर दिया गया, तो उस समय का जो ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना वही है कॉमनवेल्थ।
इज दैट क्लियर? द रिपब्लिक्स एग्जिस्टेंस वॉज डिक्लेयर्ड थ्रू, देखिए ये जो रिपब्लिक का एग्जिस्टेंस है कि अब ये इन सब का शासन एक साथ में चलेगा, तो उसके लिए एक जो है कह सकते हैं कि एक्ट लाया गया, एक अधिनियम लाया गया। द रिपब्लिक्स एग्जिस्टेंस वॉज डिक्लेयर्ड थ्रू एन एक्ट डिक्लेयरिंग इंग्लैंड टू बी अ कॉमनवेल्थ। एक एक्ट लाया गया जिसमें इंग्लैंड को कॉमनवेल्थ डिक्लेयर किया गया, एडॉप्टेड बाय द रम पार्लियामेंट ऑन 19 मई 1649। इसको 19 मई 1649 को अडॉप्ट कर लिया गया। देन इंग्लैंड बिकम कॉमनवेल्थ, और अभी भी है ना। अब उस कॉमनवेल्थ से फिर हम कॉमनवेल्थ लिटरेचर की बात करते हैं, तो उसमें कॉमनवेल्थ लिटरेचर जो है उसका टर्म अलग हो जाता है। उसमें वो देश आते हैं जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों का शासन रहा, यानी जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों का शासन रहा, जिन देशों पर शासन किया उन सबों ने अपने देश में बैठे हुए, वो सारे देश कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ कहे जाने लगे। और कॉमनवेल्थ लिटरेचर उसको नाम दे दिया गया कि वो देश जहाँ से इंग्लिश लिटरेचर निकल करके आता है, जहाँ पर अंग्रेज़ों ने शासन किया, जो देश अंग्रेज़ों के गुलाम रहे थे, उनके लिटरेचर को कॉमनवेल्थ लिटरेचर नाम दिया है इन सबों ने। और यही कारण है कि कॉमनवेल्थ लिटरेचर का जो प्राइज़ है, जो कि एक बड़े स्तर का प्राइज़ माना जा सकता है, लेकिन अमिताभ घोष जैसा राइटर, जब उसे डिक्लेयर किया गया कि उनको कॉमनवेल्थ लिटरेचर का प्राइज़ दिया जा रहा है, तो उन्होंने उसे लेने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे इस टर्म कॉमनवेल्थ से प्रॉब्लम है, ये सम्मान का विषय नहीं है, ये अपमान का विषय है। खैर, फिर आगे मुलाकातें होंगी, बहुत सी बातें होंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।